To give an edge to your preparation by consolidating your current affairs, join our Mission UPSC 2022 course. In this course, aspirants will get subject-wise weekly current affairs with each class covering all major newspapers and magazines. Plus, students will get practice questions for prelims as well as mains. The subjects are segregated to give structure to your preparation. So on Mondays, you'll be getting science and technology related current affairs. On Tuesdays, you'll be getting economy related current affairs. On Wednesday, you'll get international relations and security. Thursday would be geography and environment. Friday would be polity and governance. And on Saturdays, you'll be getting social issues related current affairs. This course also includes subject-specific consolidated PDFs with every lecture. Also, you'll be getting full-length fortnightly test series for prelims as well as mains. The mains test series also includes regular answer evaluation by expert faculty. You'll also be getting regularly weekly live mentorship sessions in which you'll interact with our expert faculty. Give an edge to your preparation by joining this course. हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो, जिसमें हम लोग आज करेंगे जितने भी करंट अफेयर्स रहे थे न्यूज़ में रिगार्डिंग द सोशल इश्यूज फ्रॉम 27th ऑफ नवंबर टू 3rd ऑफ दिसंबर। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक तो न्यूज़ में रहे हैं, इनके पीछे की जो डिटेल्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि इनके ऊपर क्वेश्चन किस फॉर्म में बनकर आ सकता है, चाहे वो क्वेश्चन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करें, चाहे वो मेंस पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करें। तो हमें दोनों ही तरीके से चीज़ों को पढ़ना है और देखना है कि इसको, इन डेटाज को, इन इंफॉर्मेशंस को, इस थीम को हम किस तरीके से अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा ART रेगुलेशन बिल 2021, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली ही लोकसभा ने इसको पास कर दिया है। अभी राज्यसभा के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे, देन अल्टीमेटली इट विल बिकम द एक्ट। लेकिन अभी एक्ट बना नहीं है, सिंपल ये बिल है। तो हमारे काम की चीज़ ये है कि ये जो बिल है, इसके बेसिक जो फीचर्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो हमें देखने हैं। साथ में वो प्रोविजन किस तरीके से और बढ़िया तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजीज हमें देखनी है। एंड व्हाट आर द कंसर्न एसोसिएटेड विद दिस बिल, कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि इस बिल में इंक्लूड नहीं की गई हैं, इंक्लूड करनी चाहिए थी, या फिर इंक्लूड नहीं करनी चाहिए थी बट की गई हैं। तो वो हम देखेंगे पूरा का पूरा केस टू केस बेसिस पे। तो हम इसको डिटेल में करेंगे। इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन भी लिख कर देखेंगे मेंस का, जो आप लोग अपने आप लिखेंगे, विल चेक दैट। सेकेंड टॉपिक है हमारा NHA रिपोर्ट ऑन हेल्थ एक्सपेंडिचर। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें ये बताया गया है कि सरकार की तरफ से कितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन दी हेल्थ इंक्रीज किया गया है, और उसकी वजह से कितना ज़्यादा लोगों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर था ऑन हेल्थ वो डिक्रीज हो गया है। तो ये काफ़ी एक अच्छी स्ट्रीमलाइंड एक स्ट्रैटेजी हम लोगों ने अपनाई थी, तो ये काफ़ी अच्छा आउटकम लेकर आई है। तो ये सरकार की तरफ से क्या क्या चीज़ें की गई हैं, इसके क्या आउटकम रहे हैं, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग। देखो नाम से ही क्लियर है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। सिंपल पॉवर्टी वो नहीं होती है जहाँ पर आपके पास पैसे नहीं होते। The poverty is being measured in the multi-dimensional terms। नीति आयोग का ये बेसिकली इंडेक्स है जहाँ पर आपका हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनके हिसाब से देखा जाता है कि वेदर यू आर पुअर और नॉट। तो क्या ये मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, क्या डेटा अभी सामने निकल कर आया है, उसके क्या हम लोग उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उससे कोई भी एक हम पर्सपेक्टिव बना सकते हैं कि जो पॉलिसी हम निकाल रहे हैं, पॉलिसी जो हम चला रहे हैं, वो सही डायरेक्शन में जा भी रही है कि नहीं जा रही है। तो इसको हम डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा विमेन रिलेटेड डेटा NFHS 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। पहले 4 आ चुके हैं, अभी 5th आया है। उसमें जो डेटा है रिगार्डिंग दी विमेन, कि कितना अनेमिया बढ़ा है, कितना ज़्यादा जो चाइल्ड स्टंटिंग है वो बढ़ा है,
कितना ज़्यादा सरकार की तरफ से एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है ऑन दी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। डेटा हम लोग पढ़ेंगे ज़रूर, बट इतना ज़्यादा फोकस हमारा उस पर नहीं होगा। बेसिकली हम उसको जस्ट यूज़ करेंगे डेटा को, मतलब ऐसा हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे उसका, लेकिन इस डेटा को यूज़ करके हम लोग अपनी स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। अगर हम कभी भी कहते हैं कि विमेन जो है अनीमिक है, तो किस बेसिस पर आप कह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी NFHS 5 का डेटा, तो दैट प्रोवाइड लेजिटिमेसी टू योर स्टेटमेंट। तो आंसर्स में डेटा को कोट कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, वो हम देखेंगे। एंड लास्ट में विल ट्राई सम 2 क्वेश्चंस, जहां पर हम लोग देखेंगे कि मेंस में क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकते हैं और आपको क्या अप्रोच अपनानी चाहिए उस आंसर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स प्लस 2 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज। तो शुरू करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट टॉपिक करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021। जैसा कि हम देख चुके हैं, लोकसभा हैज पास दिस बिल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट आर दी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसको हम रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली चीज़ क्या है ना। तो ये टेक्नोलॉजीज बेसिकली वो हैं जो कि किसी भी मेन या विमेन में इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। अगर नेचुरल मैकेनिज्म से जो है कंसीव नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, जो विमेन है उसकी एग सेल्स और जो मेल है उसकी स्पर्म सेल्स को हम लोग लैब में फर्टिलाइज करवाते हैं और अल्टीमेटली उससे जो एम्ब्रियो बनता है उसको दोबारा से विमेन में इम्प्लांट कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या है, जो फीमेल है वो नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर रही है, बट बाय सम यूजिंग दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। या तो ये जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है, या तो हम उसी मदर में जिसका एग सेल हम लोगों ने लिया था उसमें भी हम इम्प्लांट कर सकते हैं, या फिर कोई सरोगेट जो मदर है उसमें भी हम लोग इम्प्लांट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें इसके अंडर आ जाएंगी। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसकी जो सबसे बेसिक फॉर्म है दैट इज IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब कि लैब में फर्टिलाइजेशन, जो कि हम लोगों ने ये मेथड डिस्कस किया। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये सारी टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए, को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कई सारे क्लिनिक्स हैं, कई सारे शहरों में क्लिनिक्स हैं। तो उन क्लिनिक्स को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने ये बिल लाया है, क्योंकि जब तक किन्हीं भी क्लिनिक्स पर रेगुलेटरी और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स नहीं इम्प्लीमेंट होता है, तब तक हमें ये लगता है कि जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए टू डिक्रीज द अनएथिकल प्रैक्टिसेस वी हैव रेगुलेटेड दीज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो हमारा मकसद यही है कि हम लोग इस बिल को लेकर क्यों आए हैं। ये हल्का सा आप पढ़ लेंगे कि किस तरीके का जो ART है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं, बाकी क्रक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट फिर आता है व्हाट इज द नीड फॉर द लॉ, कि हम इस बिल को लेकर आए क्यों हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, टू रेगुलेट द ART क्लिनिक्स, जहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, और साथ में टू स्टैंडर्डाइज दी प्रोटोकॉल्स, कि किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आपके ART क्लिनिक्स हैं, उनका जो मेथड ऑफ वर्किंग है, जो प्रोसीजर्स हैं, वो बिल्कुल सिमिलर हो, स्ट्रीमलाइंड हो। तो उन सब पर रेगुलेशन करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। सो टू मेक द रेगुलेशन ईजी वी हैव स्टार्टेड सम प्रोटोकॉल्स जो कि स्टैंडर्डाइज रहेंगे फॉर ऑल द ART क्लिनिक्स। ठीक है, एंड टू रिड्यूस द अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन द ARTs। फर्स्ट थिंग ये। दूसरी चीज आती है टू प्रोटेक्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। किसी भी विमेन ने जो क्या पता कि जो एग है वो डोनेट किया हो, जो मेल है उसने स्पर्म डोनेट किया हो, है ना। तो जितने भी ये डोनर्स होते हैं, तो इनके जितने भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन टेक्नोलॉजीज के थ्रू जो बच्चे बॉर्न हुए हैं उनके राइट्स को इंश्योर करने के लिए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं अंडर दिस बिल, कि कोई भी जो डोनर है उसके साथ हैरेसमेंट नहीं की जाएगी, उसको प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जितनी भी प्रैक्टिसेस होंगी दैट वुड बी ओनली एथिकल इन नेचर। तो जितनी भी चीज़ें हैं टू प्रोटेक्ट द वुमेन एंड चिल्ड्रन, इसके लिए खास करके हम लोग ये बिल लेकर आए हैं।
तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जितने भी, अगर हम थीम निकालें इस पूरे बिल की, तो यही है कि जितने भी ART क्लिनिक्स पूरे शहरों में अभी बने हुए हैं उनके ऊपर रेगुलेशन सरकार की इंक्रीज कर दी जाएगी ताकि वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो, है ना। कई बार इलीगल ट्रैफिकिंग भी देखी जाती है ऑफ द एम्ब्रियोज, है ना। तो ये सब चीज़ें भी थोड़ा सा रेगुलेट करने की कोशिश की गई सरकार के द्वारा। तो दैट इज़ द नीड ऑफ द लॉ। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिक फीचर्स, कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। जैसे सबसे पहला है कि इट विल सीक्स टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज ART क्लिनिक्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि टू रिड्यूस दी अनएथिकल प्रैक्टिसेस। दूसरा इंपॉर्टेंट है इसमें कि एक नेशनल रजिस्ट्री एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा अंडर दिस बिल। अब ये जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करेंगी, पूरे इंडिया में जितने भी ART क्लिनिक्स हैं उनका जो डेटा है, वहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं, वो कौन कौन सी जो प्रोसीजर्स है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अभी तक वो कितने ज़्यादा जो है एम्ब्रियोज को फर्टिलाइज करवा चुके हैं, तो जितना भी उनका डेटा बेस है ना, उसको हम लोग कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कलेक्ट कहाँ पर किया जाएगा, बाय द नेशनल रजिस्ट्री, द डेटाबेस ऑफ ऑल द क्लिनिक्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स सर्विंग इन द फील्ड, ताकि सरकार को ये पता रहे कि कौन सा क्लिनिक कहाँ पर है, इसमें कौन सा जो पर्सन है वो काम कर रहा है। तो जो डेटा सरकार के पास रहेगा तो रेगुलेशन बिकम्स वेरी इजी। एक तो ये चीज, साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी ART क्लिनिक्स होंगे उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी तो डेटाबेस की हम बात कर रहे हैं। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्रिएट द डेटाबेस, दैट इज विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये हम ध्यान रखेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट्स विल अपॉइंट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज फॉर फैसिलिटेटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस। और जिस भी क्लिनिक ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है उसके पास लाइसेंस रहेगा फॉर द 5 ईयर्स, और 5 ईयर के बाद दोबारा से उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। और उससे पहले जो गवर्नमेंट है वो देखेगी कि पिछले 5 सालों में इन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करी हैं, इनके क्लिनिक्स की होने की वजह से कितने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। तो उसके बाद ही जो है उनका लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा फॉर अनदर 5 ईयर्स। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने एक बार लाइसेंस ले लिया तो हमेशा के लिए ही वो वैलिड रहेगा। आपको हमेशा ही जो प्रैक्टिसेस हैं एथिकल बना के रखनी पड़ेंगी। क्लियर है। एक तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है डेटाबेस का, और साथ में एक नेशनल रजिस्ट्री एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी। नेक्स्ट है फिर एक आपका नेशनल बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। नेशनल बोर्ड क्या करेगा, जितने भी ART क्लिनिक्स होंगे उनमें किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया जाएगा, उसके ऊपर जितनी भी आपकी मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट किए जाएंगे। लेबोरेटरीज, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, एक्सपर्ट मैन पावर, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक स्टैंडर्डाइज करके रखी जाएंगी कि अगर आपने ART क्लिनिक में एज अ डॉक्टर अप्लाई करना है तो आपके पास कम से कम ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप ये इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो तो इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी होनी चाहिए। तो जितना भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स या फिर मैन पावर, डॉक्टर्स, इन सभी के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाएगा आपका नेशनल बोर्ड्स, ताकि कोई भी जो पर्सन है वो डॉक्टर ना बन जाए इन द ART क्लिनिक्स, क्योंकि अल्टीमेटली जो है उससे फिर जो पूरी प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं ना कहीं मिसमैनेज हो जाती है। तो इसीलिए सभी को मैनेजमेंट तरीके से किया जाए, इसीलिए एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में हमें स्टैंडर्ड्स फॉर द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करके रखने हैं। एक तो ये चीज़, साथ में पनिशमेंट के प्रोविजंस भी काफ़ी ज़्यादा इसमें लॉन्च किए गए हैं कि अगर आप किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इंक्लूड हो जाते हो, आपकी इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है, चाहे वो हो आपकी प्रैक्टिसिंग दी सेक्स सिलेक्शन, जो भी मदर है उसको बता देना कि आपके बच्चे का सेक्स क्या है बिफोर बर्थ, दैट इज प्रोहिबिटेड, वी नो दैट अंडर दी PCPNDT एक्ट 1994, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, तो उसके लिए भी प्रोविजन है। साथ में अगर वो ह्यूमन एम्ब्रियोज जो हैं उनको अगर सेल करते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ डोनर्स, तो उसके लिए भी पनिशमेंट का प्रोविजन है। और फाउंड रनिंग एजेंसीज, रैकेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन
जो भी सरकार ने बोला है कि दैट इज़ प्रोहिबिटेड, अगर वो सारे काम वो करते पाए जाते हैं तो फिर पनिशमेंट के प्रोविजंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अभी इसमें रखे गए हैं। तो स्ट्रिंजेंट लॉज आर बेसिकली इम्प्लीमेंटेड। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पहली बार एज एन ऑफेंडर पाए जाते हैं तो आपको फाइन भरना पड़ेगा अराउंड 5 to 10 lakhs, है ना। इसके बीच में जितना भी आपकी एक्टिविटी के हिसाब से डिसाइड होगा कि कितना फाइन आपको लगाना है। अगर आप सेम चीज़ दोबारा करते पाए जाते हैं तो फिर आपको जो है पनिशमेंट भी मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट भी मिलेगी अराउंड 8 to 12 years, और फाइन भी भरना पड़ेगा अराउंड 10 to 15 lakhs। तो इम्प्रिजनमेंट भी है, फाइन भी है। और अगर आप कोई भी जो ऐसा क्लिनिक है जो कि सेक्स सिलेक्टिव ARTs को ऑफर करता हुआ पाया जाता है या उसकी एडवर्टीजमेंट करता पाया जाता है, तो फिर अल्टीमेटली उसके लिए भी कई सारे जो है इम्प्रिजनमेंट भी के प्रोविज़न है 5 to 10 years, और जो आपका चालान है, जो ऑफेंस है, उसके हिसाब से आपको 10 से 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कि किसके लिए कितना पनिशमेंट होगा, कितना इसका फाइन होगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ART क्लिनिक ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है जो कि सरकार ने प्रोहिबिट कर रखी है अंडर दिस बिल, तो उसके लिए जो लॉज हैं, जो पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं, वो बहुत स्ट्रिंजेंट हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बाकी कितने भी साल का या जुर्माने का जो अमाउंट है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हमें फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो आपको बस ओवरऑल पता होना चाहिए कि ART जो है बेसिकली होता क्या है। साथ में इसको रेगुलेट करने के लिए हम लोगों ने क्या करने की कोशिश करी है, हम लोगों ने डेटाबेस बनाया है बाय द नेशनल रजिस्ट्री। हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसको भी इंश्योर किया है। हम लोगों ने नेशनल बोर्ड बनाया है ताकि हर क्लिनिक में जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज किया जा सके, चाहे वो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स हों, चाहे लैब मटेरियल हो, चाहे आपका डॉक्टर्स हों, उनकी क्वालिफिकेशन हो। तो सब कुछ हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी है बाय दिस बिल। तो ये प्रोविजंस आपको ध्यान में रखने हैं, तो हल्का हल्का ऊपर से आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गए प्रोविजंस। अब देख लेते हैं व्हाट आर द कंसर्न्स एसोसिएटेड। ऐसी क्या चीज़ें हैं इस बिल में जिसके लिए थोड़ा सा लोगों ने या तो एतराज़ जताया है या हल्का सा प्रोटेस्ट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जितने भी ART क्लिनिक्स हैं या ART जो प्रोसीजर्स हैं, वो सिर्फ वही कपल कर सकते हैं जो कि मतलब जिनकी एज ऑफ मैरिज से हल्का सा ऊपर है। तो ठीक बात है, जो एज ऑफ मैरिज के अंडर आते हैं वो ही करवा सकते हैं। साथ में ओनली हेट्रोसेक्सुअल कपल्स ही अलाउड हैं कि ये इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठा सकते हैं। कौन कौन इंक्लूड नहीं है अंडर दिस बेनिफिट? पहली चीज़ तो आपके जो सिंगल मेन हैं वो नहीं हैं, साथ में जो लिव इन कपल्स हैं वो भी अलाउड नहीं है, और साथ में आपके जो LGBT कम्युनिटी है उनको भी अलाउ नहीं है कि वो ART टेक्निक्स को एक्सेस कर सके। तो सभी लोग ये कह रहे थे कि जो अब इंडिया है इतना मॉडर्नाइज्ड हो चुका है कि इन टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए आपको सिंपल मैरिज और हेट्रोसेक्सुअलिटी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो जो सिंगल मैन हैं, सिंगल विमेन हैं, LGBT कम्युनिटी है, लिव इन रिलेशनशिप में जो कपल्स हैं वो रहते हैं, उनको भी ये प्रोविज़न मिलना चाहिए कि दे कुड टेक बेनिफिट्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। एक तो ये चीज़, और साथ में ये जो चीज़ है ये वायलेट भी करता है आपके आर्टिकल 14 को, राइट टू इक्वालिटी। अगर सेम चीज़ जो है वो आप किसी और कपल को दे रहे हैं तो फिर लिव इन वालों को क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि उसमें पूरा प्रॉपर लॉ बना दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिगार्डिंग द लिव इन रिलेशनशिप्स, है ना। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न इसके साथ अटैच्ड है। साथ में लोग ये भी कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो अपना सरोगेसी बिल था उसमें भी कई जगहों पर सरोगेसी बोर्ड की बात की गई है। जो ART बिल में उसमें भी कई सारे बोर्ड्स की बात की गई है। तो सरोगेसी बेसिकली इसका पार्ट भी है और इसके लिए अलग से लॉ भी है। तो दोनों में क्या है, ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन आ जाती है कि एक ही काम को करने के लिए दो बॉडीज हो गई हैं अंडर 2 डिफरेंट एक्ट्स। तो हल्का सा आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी, कौन सा जो बोर्ड है, कौन से एक्ट के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो वो हमें ध्यान रखना है, उसके लिए भी लोगों ने एतराज़ जताया है।
और साथ में ये भी बोला है कि एक तो इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने की, इसीलिए ओनली रिच कपल कैन अफोर्ड दीज टेक्निक्स। तो ये भी बोला गया है कि आप इतना रेगुलेट कर ही रहे हो तो इनको जो कॉस्ट है उसको भी थोड़ा सा कम कर दो, ताकि जो और नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग हैं, पुअर क्लास के लोग हैं, वो भी इस टेक्निक को यूज़ कर सके, अफोर्ड कर सके। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है, दीज आर सम कंसर्न्स एसोसिएटेड विद दिस बिल। साथ में वे फॉरवर्ड बताया गया है कि ठीक है, कंसर्न्स भी हैं, प्रोविजंस भी हम लोगों ने देख लिए, तो अब और क्या सजेशंस आप दे सकते हैं टू मेक दिस एक्ट मोर इफेक्टिव इन नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल जो क्लिनिक्स हैं वहीं पर ही आपको कई सारी एथिक्स कमेटीज़ को इस्टेब्लिश करवाना पड़ेगा, ताकि एक बोर्ड की जो नेशनल बोर्ड है वो हर किसी क्लिनिक पर रेगुलेशन कर तो सकता है, बट दैट इज़ वेरी हाईली एडमिनिस्ट्रेटिवली इनएफिशिएंट। तो इसीलिए हर क्लिनिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पर एक कमेटी बैठे जो कि ये देखे कि ये जो पूरा का पूरा क्लिनिक है वो किसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो। और वो एथिक्स कमेटी क्या होगी? इंडिपेंडेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ क्लिनिक्स, तभी तो रेगुलेशन थोड़ा सा इफेक्टिव हो पाएगी। तो एक तो ये सजेशंस भी दिए गए हैं। साथ में एक पहला प्रोविजन जो था कि एक रिसर्च यूजिंग द एम्ब्रियोज, इसमें अभी इस प्रोविजन को हटा दिया गया है। जो पहले ड्राफ्ट आया था ना इस बिल का, उसमें ये प्रोविजन इंक्लूडेड था कि आप एम्ब्रियोज को लेकर जो रिसर्च है वो कर सकते हो, लेकिन अब इसमें हटा दिया गया है ये। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि बेसिकली अगर आपको मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट करनी है तो आपको इस टेक्नोलॉजी को हल्का सा और इम्प्रूव करना पड़ेगा, और इम्प्रूव करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। और रिसर्च आपने बेसिकली बैन कर दी है, तो फिर कैसे करेंगे रिसर्च? इसीलिए जो पहला प्रोविजन आपने ऐड किया था ड्राफ्ट बिल में, उसको दोबारा से इस बिल में ऐड कर दो। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये हम ध्यान रखेंगे। साथ में जितने भी आपके ART बॉडीज हैं वो सारी की सारी काम करें ऑन दी डायरेक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स। साथ में जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, फॉरेन लोग हैं, उनके भी थोड़े से राइट्स को ध्यान में रखते हुए ये कोई ना कोई जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स हैं उनको बनाएं। साथ में पब्लिक डिसेंसी का ध्यान रखें, मोरालिटी का ध्यान में रखें। तो जो भी लॉ बनेगा, जो भी रूल बनेगा बाय दीज ART बोर्ड्स, उसको सभी लोगों की पर्सपेक्टिव से आपने देखना है, और सभी स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन के बाद ही आपने इन रूल्स को बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है। ये एक वे फॉरवर्ड हम दे सकते हैं। और साथ में कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल, मेडिको, लीगल, एथिकल, रेगुलेटरी कंसर्न्स रेज्ड बाय द बिल मस्ट बी थॉरोली रिव्यूड बिफोर अफेक्टिंग मिलियंस। जैसे कि हमने बात करी कि काफ़ी सारी कंसर्न्स एसोसिएटेड हैं, जब तक इन कंसर्न्स पर डिस्कशन नहीं होती, डिबेट नहीं होती, तब तक आप इस बिल को पास ना करें, क्योंकि ये जो बिल है ये इंडिया में बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करेगा अल्टीमेटली। तो इसीलिए अगर आपको सभी मिलियंस ऑफ पीपल को हल्का सा नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाना है तो पहले कंसल्टेशन कर लो, डिबेट कर लो, डिस्कशन कर लो, तभी इस बिल को इम्प्लीमेंट करने में आपको आसानी रहेगी। बिकॉज जहाँ पर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में लोगों की राय जुड़ी हुई होती है, उस लॉ को जो लोग हैं वो ज़्यादा मानते हैं, तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा ईजियर हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये बिल के प्रोविजंस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, इसके कंसर्न्स क्या रहेंगे, और साथ में व्हाट आर द सजेशंस। तो ये ही सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें किसी बिल के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे लास्ट में कि कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, क्या क्या उसमें लिखना है। चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे NHA रिपोर्ट ऑन हेल्थ एक्सपेंडिचर। जो नेशनल हेल्थ अकाउंट्स है, इसने ये बताया है कि रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारा जो एक्सपेंडिचर है ऑन हेल्थ वो बढ़ाया गया है। इसीलिए लोगों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है ऑन हेल्थ ये डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 2013-14 से लेकर अब तक 2017-18 तक। 2013-14 में देयर वाज 64.2% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अगर कोई भी जो पर्सन है अगर अपनी हेल्थ पर 100 रुपये लगा रहा है, मतलब जो अगर उसकी हेल्थ पर 100 रुपये खर्चा आ रहा है, तो उसका जो 64 रुपीज़ है वो उसकी जेब से गया है। ओनली सरकार की तरफ से उसको जो बाकी बचा वो 36% है वो मिला है।
लेकिन अब ये कम हो गया है, दैट हैज़ बिकम 48.8। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो लोग हैं वो कम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कर रहे हैं, तो उनके पास पैसे बेसिकली सेव भी हो रहे हैं और वो सेविंग को कहीं और यूज़ कर सकते हैं टू मेक द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मोर एफिशिएंट, है ना, थोड़ा सा और लग्जूरियस बना सकते हैं। तो ये अच्छा एक ट्रेंड निकल कर सामने आया है जहाँ पर सरकार की तरफ से एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है। और ये जो रिपोर्ट है बेसिकली इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, जो कि आपका हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक सेक्रेटरीट इस्टेब्लिश किया गया था कि जितना भी टेक्निकल चीज़ें हैं किसी भी अकाउंट के डेटा के बारे में वो आप देखेंगे। तो हल्का सा ये लाइन आप ध्यान रख लेना प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या है थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन सब आते हैं। तो एक स्टेटमेंट में आ सकता है कि NHA बेसिकली जो भी चीज़ें करती है, जो भी टेक्निकल गाइडलाइंस यूज़ करती है, वो किसके सुपरविजन के अंदर वो या फिर वो कौन प्रोड्यूस करता है। तो कई बार ये स्टेटमेंट आ जाती हैं, तो हल्का सा ध्यान रख लेना। बाकी अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मेंस पर्सपेक्टिव से कि गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है ऑन हेल्थ और लोगों के लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हुआ है और ये अच्छा ट्रेंड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये जो रिपोर्ट है उसने क्या क्या बोला है ये भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसने ये बोला है कि सरकार की तरफ से टोटल GDP का जो परसेंटेज है जो ऑन हेल्थ सरकार लगाती है वो भी इंक्रीज हुआ है, जो कि 2013-14 में 1.15% था ऑफ टोटल GDP। अब 2017-18 में वो 1.35% हो गया। तो हम हमेशा से कहते ही आते हैं कि सरकार को जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है एज कम्पेयर टू द परसेंटेज ऑफ GDP वो बढ़ाते रहना चाहिए, तभी तो लोगों को थोड़ा सा आप ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी, अच्छी सोशल सिक्योरिटी बेसिकली प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ सर्विसेज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। और वो कब होगा, जब सरकार की तरफ से सबसे पहले जो खर्चा किया जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है बेसिकली कि जो GDP का परसेंटेज 1.15% था अब वो 1.35% हो गया है अकॉर्डिंग टू दिस NHA का डेटा। तो जब भी आप ये बोलेंगे कि सरकार की तरफ से परसेंटेज ऑफ GDP में हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया गया है, तब आप ब्रैकेट में लिखेंगे हल्का सा एज अकॉर्डिंग टू NHA डेटा, जो हम बार बार कहते हैं कि दैट गिव मोर लेजिटिमेसी टू योर स्टेटमेंट। तो ये हम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट डेटा है। साथ में सरकार की तरफ से जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है ऑन हेल्थ पहले अराउंड 1042 रुपीज़ होता था, अब वो 1753 रुपीज़ हो गया है। तो इसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। ऑब्वियसली जब ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज होगा। तो ये इसके साथ ही डेटा आप अटैच कर सकते हैं, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है इसको। साथ में ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज है ना, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर है, सेकेंडरी हेल्थ केयर है, टर्शरी हेल्थ केयर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो खर्चा है सरकार की तरफ से वो प्राइमरी और सेकेंडरी पर किया जाता है, अराउंड 80 to 85%। तो उसमें भी जो है सरकार की तरफ से ये इंक्रीज देखा गया एक्सपेंडिचर फ्रॉम 51% टू अराउंड 55%। तो अब ज़्यादा और फोकस किया गया ऑन द प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, वो सर्विसेज जो कि हर एरिया में, हर रिमोट एरिया में, हर रूरल एरिया में कहीं ना कहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर आपको छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी इलाज प्रोवाइड करवाया जाता है। जो प्रेगनेंसी सर्विसेज हैं वो भी वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव्स भी उनके थ्रू ही इम्प्लीमेंट की जाती हैं पूरे इंडिया में। तो जितना ज़्यादा इनके ऊपर खर्चा बढ़ेगा सरकार की तरफ से, उतना ही जो है ये और एफिशिएंटली काम कर पाएंगे और अल्टीमेटली हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है लोगों को अच्छी मिल पाएंगी। तो ये डेटा हमें ध्यान रखना है कि टोटल GDP का बढ़ गया है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बढ़ गया है सरकार की तरफ से, और प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए भी सरकार अब ज़्यादा पैसे प्रोवाइड कर रही है। साथ में ये भी बोला गया है कि जितने भी सरकार की तरफ से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलाई गई हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। तो ये जो डेटा है ना, बेसिकली आप इतना अगर नहीं भी याद रखना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना कम हुआ है सरकार की तरफ से, टोटल GDP का कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ है, और प्राइमरी हेल्थ केयर पर सरकार की तरफ से कितना और एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया गया है।
बट क्रक्स अल्टीमेटली यही निकलता है कि सरकार की तरफ से अब ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज टू ऑल द पॉपुलेशन, है ना। तो और ये अकॉर्डिंग टू NHA अकाउंट्स, NHA डेटा। तो हमें थीम भी ध्यान रखनी है और हल्का सा डेटा भी, ताकि हम स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई कर सकें अपनी। लेकिन साथ में ये भी क्वेश्चन उठता है कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे हेल्थ सेक्टर में इश्यूज बन के उभरती हैं, है ना। और कौन कौन से इश्यूज हैं खर्चे के अलावा भी, कि अब ठीक है गवर्नमेंट से एक्सपेंडिचर आना चाहिए है, वो आ भी गया है, बट स्टिल देयर आर सम इश्यूज अटैच्ड। फॉर एग्जांपल लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। हम कह तो देते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड की गई हैं सरकार की तरफ से, लेकिन वहाँ पर भी ना मेनली सिर्फ और सिर्फ जो प्रेगनेंसी रिलेटेड सर्विसेज है ना, वो ही ज़्यादातर एक्सेसिबल हैं, वो ही अवेलेबल हैं बेसिकली। जो और बाकी सर्विसेज हैं, किसी भी डिजीज़ का इलाज जो है इतना ज़्यादा इफेक्टिवली वहाँ पर नहीं किया जाता। पहली बात तो कई सारे गांवों में, कई सारी जगहों पर जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो इस्टेब्लिश्ड ही नहीं है, और अगर इस्टेब्लिश्ड हैं तो फिर अल्टीमेटली वहाँ पर क्वालिटी सर्विसेज नहीं है। सर्विसेज अगर हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी केयर के रिगार्डिंग अवेलेबल हैं, बाकी और चीज़ों के लिए नहीं है। तो उस पर भी हमें काम करना पड़ेगा। सप्लाई साइड डेफिशिएंसीज, जो भी आपका हेल्थ वर्कर्स हैं, जैसे आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग आप बेसिकली नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि अगर वो ट्रेंड नहीं है तो फिर अल्टीमेटली वो घर घर जाकर जितने भी लोगों को चीज़ें बता रहे हैं वो दैट मे नॉट बी ट्रू, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनको पहले ट्रेनिंग, उनको सुपरविजन उनका करना चाहिए कि बेसिकली कितना ज़्यादा ये इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ही बेसिकली ग्राउंड लेवल पर हेल्थ स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि मिनिस्ट्री लॉन्च करती है। तो अगर ये ट्रेन नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन तो ऑब्वियसली इनइफेक्टिव रहेगी। तो इनकी ट्रेनिंग ज़रूरी है, बट नहीं है, इसीलिए इशू भी क्रिएट हो रखा है ये वाला। जैसे इनएडिक्वेट फंडिंग, जो कि हम बात कर ही चुके हैं कि पहले जो है एक्सपेंडिचर सरकार की तरफ से थोड़ा सा कम था, अभी बढ़ गया है, बट स्टिल इट इज़ वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज़, है ना। जैसे हम एग्जांपल लें कि जो OECD कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़, वो अराउंड 7.6% ऑफ देयर GDP स्पेंड ऑन दी हेल्थ केयर। हम लोग कितना कर रहे हैं अराउंड, अब हमारा 1.35% बढ़ा है, ये 7.6 है, तो हमसे काफ़ी ज़्यादा गुना ये लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तभी यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा हेल्दी हैं। और अगर हम जैसे ब्रिक्स कंट्रीज़ की बात करें, आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, वो 3.6% जो है एवरेज अपनी GDP का खर्च करते हैं। तो हम लोग डेवलप्ड कंट्री से पीछे तो हैं ही हैं ऑन एक्सपेंडिचर, डेवलपिंग कंट्री से भी हम पीछे हैं, तो हल्का सा और फंडिंग को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। एंड लास्ट में लेस देन रिक्वायर्ड डॉक्टर्स। WHO कहता है कि हर 1000 पर्सन्स पर एक डॉक्टर होना ही चाहिए, तभी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लोगों के पास अवेलेबल हैं। लेकिन इंडिया में ये जो डेटा है दैट इज़ नॉट 1000, दैट इज़ 1445, अराउंड 1500 लोगों पर एक डॉक्टर है। तो ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए अगर कम डॉक्टर्स हैं तो कम लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड हम करवा पाते हैं, तो ये भी एक इशू है ना। तो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, फंडिंग इंक्रीज करना, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स को थोड़ा सा ट्रेन करना, साथ में हेल्थ केयर सर्विसेज को घर घर तक पहुंचाना, ये सभी चीज़ें हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं, जो अभी लैकिंग है। एक तो ये चीज़, अब वे फॉरवर्ड भी तो देखना पड़ेगा। हम लोगों ने प्रॉब्लम्स बता दी, हम लोगों ने डेटा डिस्कस कर लिया, बट अब अगला वे फॉरवर्ड कि हम ये सब जो काम हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट इन दी मेडिकल कॉलेजेस, एम्स लाइक कॉलेजेस हैं, वो कई सारे शहरों में और ज़्यादा इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने की ज़रूरत है ना। तो ये चीज़ें जो है सरकार की तरफ से की जानी चाहिए। साथ में अगर गवर्नमेंट पर बर्डन हमें नहीं भी डालना तो यू कैन हैव द मॉडल ऑफ PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या फिर एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर पब्लिक
गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों का ही आपस में कंट्रीब्यूशन है, शेयर है ना। तो उस तरीके से भी आप जो है हॉस्पिटल्स को बना सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा मॉडल है। साथ में जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अलग अलग डिजीज़ को लेकर वैक्सीनेशंस को बनाने के लिए, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, ताकि कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलती रहे साइंटिस्ट को भी कि हमें ये काम करना है। तो उनको फंडिंग आप बेसिकली प्रोवाइड करो, जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करो, ताकि उनके एक्सपीरियंस से हमारे साइंटिस्ट सीख सकें, है ना। तो हल्का सा ये चीज़ें करने की ज़रूरत है सरकार की तरफ से भी। एंड लास्ट में, टू प्रिपेयर द एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर वर्कफोर्स। देखो, जो अभी लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में, अब उनको तो हटाना नहीं, बेसिकली हमें क्या करना है, उनकी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना है। और वो बढ़ेगी कैसे? बाय गिविंग सम ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग देना सरकार की तरफ से ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ट्रेनिंग देना है, साथ में इन्वेस्ट करना है इन कमिंग अप डिफरेंट कॉलेजेस लाइक एम्स, PPP मॉडल आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स यू कैन गिव इन द वे फॉरवर्ड्स। ये कुछ स्टैंडर्डाइज्ड हैं जो कि आप ध्यान रख सकते हैं, ताकि अगर पेपर में कुछ भी ना याद आए तो कम से कम ये तो याद रहे, क्योंकि आप बार बार इनको रिवाइज करेंगे पेपर से पहले भी और अभी भी। जब आप पढ़ते चले जाते हैं महीने दर महीने, तो कभी एक दिन निकाल लिया करो कि हाँ, इस दिन मेरे को ये सारे जो करंट अफेयर हैं वो पढ़ने हैं। तो इससे क्या, रिविजन बनी रहती है, डेटा दिमाग में जाता रहता है, और साथ में जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहती है ना। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो डेटा ध्यान रखेंगे, इश्यूज ध्यान में रखेंगे, और जो सजेशंस हैं वो तो हम लोग ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे। चलो, नेक्स्ट हम लोग करेंगे नीति आयोग की तरफ से लेकर आया गया नेशनल MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एक ऐसा इंडेक्स जो कि पॉवर्टी को सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक नज़रिए से नहीं देखता कि आपके पास पैसे कम है तो आप पुअर है। आपका हेल्थ, आपका एजुकेशन, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन 3 पैरामीटर्स पर इस इंडेक्स में आपको जज किया जाता है, मेजर किया जाता है, और अल्टीमेटली आपके लिए कुछ पॉलिसीज या स्कीम्स लेकर आई जाती हैं। ठीक है, तो हम ये ध्यान रखेंगे। साथ में डेटा कहता क्या है वो भी हम देखेंगे स्टेट वाइज। पहले हल्का सा देख लेते हैं कि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में जो नेशनल MPI है वो कौन रिलीज करता है? नीति आयोग। एक ग्लोबल MPI भी है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि कौन रिलीज करता है? UNDP एंड OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में आ सकता है, ये ध्यान रखेंगे। नेशनल MPI कौन रिलीज करता है एंड ग्लोबल MPI कौन रिलीज करता है, एक तो ये चीज़। अब अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें, ये रिपोर्ट बेसिकली क्या है, MPI की अगर हम बात करें तो जितना भी इंडिया में पॉवर्टी का लेवल है उसको मेजर करने की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है, जो ग्लोबल MPI है उसमें इंडिया का रैंक आया था 66 आउट ऑफ 109 कंट्रीज। काफ़ी, मतलब ऐसा बोला गया था कि इंडिया काफ़ी पीछे है डेवलपिंग कंट्रीज से भी, काफ़ी पुअर है। तो इसीलिए इंडिया ने सोचा है कि जो ग्लोबल MPI है ना, इसमें जो मेथोडोलॉजी अपनाई गई है वो कहीं ना कहीं बायस्ड है इंडिया के लिए या फिर और कंट्रीज़ के लिए, कि हम कर तो बहुत कुछ रहे हैं बट हमारा रैंक इम्प्रूव नहीं होता, मे बी द मेथोडोलॉजी इज़ डिफरेंट। तो उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अपना खुद का जो मेथोडोलॉजी है वो बनाई है, और ये दिखाया है कि इंडिया में जो पॉवर्टी है वो कितने लेवल तक एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने उस ग्लोबल MPI के डेटा को इग्नोर कर दिया है, क्रिटिसाइज कर दिया है, बट स्टिल उससे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेते हुए, सबक सीखते हुए हमने खुद का MPI बनाया है, ताकि हमें पता हो कि हमारा जो देश है उसमें जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ पर कितनी ज़्यादा जो पॉवर्टी है एग्जिस्ट करती है, ताकि उसके लिए हम फिर सॉल्यूशंस निकाल पाए, है ना। एक तो ये रिपोर्ट का ध्यान में रखेंगे, और साथ में ये 3 डायमेंशंस को करती है, वेट, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो, देयर आर 12 पैरामीटर्स अंडर, अगर हम बोले हेल्थ में भी आपके आगे 3 हैं, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, एंड थर्ड इज एंटीनेटल केयर। एजुकेशन में भी ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। जैसे कई बार होता है ना कि आप अमीर हैं बट आपके जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते, अटेंडेंस उनकी बहुत कम है, या फिर
तो आप इकोनॉमिकली पुअर ना भी हो, लेकिन आप एमपीआई के हिसाब से इस डायमेंशन में पुअर है ना। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी डायमेंशनल। सिर्फ एक डायमेंशन नहीं, इकोनॉमिक डायमेंशन नहीं, सोशल डायमेंशन, आपका एथिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशंस, इनको हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें भी आपका कुकिंग, फ्यूल आप कौन सा यूज करते हैं, सैनिटेशन आपके अराउंड एरिया में कितनी ज्यादा है, ड्रिंकिंग वाटर आपको एक्सेसिबल है या नहीं है प्योर फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में है या नहीं है, हाउसिंग आपके पास कच्चा हाउस है या पक्का हाउस है, एसेट्स कितने हैं आपके पास, मोटरसाइकिल, कार, एक्टिवा, रेफ्रिजरेटर, ये अगर हैं या नहीं है, बैंक अकाउंट्स, कितने लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट्स हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस में अकाउंट हैं, है ना। तो इसमें आपको डिफरेंट तरीके से मेजर किया जा रहा है कि आप इकोनॉमिकली पुअर अगर नहीं भी हैं, पैसे आपके पास हैं लेकिन आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है, सैनिटेशन नहीं है आपके अराउंड, आपको पीने के लिए अच्छा पानी नहीं मिल रहा, तो इस लेवल पर आप पुअर हैं। इकोनॉमिकली पुअर ना होते हुए भी इन लेवल पर आप पुअर हैं। तो यही हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता हो कि जो काफ़ी सारे लोग हैं अगर ड्रिंकिंग वाटर वाले पैरामीटर में पुअर हैं, तो सरकार को ये पता लग जाएगा कि डिफरेंट एरियाज़ में जो पीने का पानी है वो अच्छे तरीके से हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए फिर और तरीके से स्कीम्स निकाली जाएंगी, एक पब्लिक पॉलिसी बनाने में आसानी रहेगी हमारे लिए, है ना। तो इसीलिए सरकार जो है वो इस लेवल पर इस एमपीआई को लॉन्च करती है। तो ये हम ध्यान रखें प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से भी कि कितने डायमेंशंस हैं और डायमेंशंस के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। जैसे आपको ध्यान रखना है कि हेल्थ में 3 है, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी और एंटीनेटल केयर। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से कि जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि नीति आयोग ने अभी रिसेंटली एमपीआई रिलीज़ किया है, बताओ कि इनमें से जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स उसमें इंक्लूडेड हैं। तो आपको 6 ऑप्शंस दे देंगे, लिख देंगे ऑप्शंस में 1 2 3 4, 2 3 4 5 6, ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव, है ना। तो आपने एक बार पढ़ रखा होगा, इनको रिवाइज कर रखा होगा, तो आपके लिए वो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये हम ध्यान में रखेंगे, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़, साथ में जो मेथोडोलॉजी है और जो डेटा है वो क्या है कि हमने जितना भी इसमें रिपोर्ट में डेटा बताया है वो किसके हिसाब से बेसिकली हमने बताया है, दैट इज अकॉर्डिंग टू दी NFHS 4 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसने 2015 और 16 का जो डेटा है उसको मेजर किया था और उसके हिसाब से ही हम लोगों ने ये MPI अभी बनाया है। तो इसके लिए कोई अलग से रिसर्च नहीं की गई है, इसी डेटा को यूज करते हुए आपने इस इंडेक्स को तैयार किया है बाय स्टेट वाइज। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और वही जो डेटा है, जो मेथड है, जो कि UNDP और OPHI जो कि ग्लोबल MPI निकालते हैं, वो जो यूज़ करते हैं उससे भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने चीज़ें उठाई हैं, है ना। तो वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यस, हम लोगों ने उस पूरे मेथड को क्रिटिसाइज नहीं किया है बट उसको यूज़ किया है अपनी इस मेथोडोलॉजी में। चलो अब देखते हैं कि फाइंडिंग्स क्या हैं। फाइंडिंग्स बेसिकली क्या है कि सबसे ज़्यादा जो पॉवर्टी लेवल है वो किस स्टेट में है। देखो ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है ना, इसमें आपको जितने 12 पैरामीटर्स हैं उनमें जितना भी इंडिया का रैंक है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन 37.6%, कि 37.6% जो है डिप्राइव्ड पॉपुलेशन है इंडिया में, इन अगर हम लोग न्यूट्रिशन की बात करें तो 38 अराउंड परसेंटेज लोगों को सही न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस MPI। क्योंकि ये 12 पैरामीटर्स हैं, आपको मे भी ना याद रहे सभी की सभी चीज़ें, इसीलिए हम लोग हल्का सा जो एवरेज तौर पे जो ओवरऑल डेटा है वो हम ध्यान में रखेंगे। आप इसको देख लेना एक बार, अगर याद रहता है तो वेरी वेल एंड गुड, और नहीं भी रहता है तो कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी है, नहीं भी याद रहती हम लोगों को, बट अगर आप कर सकते हैं तो ये आपकी इच्छा है। बट जो ऊपर पर डेटा है वो हम ध्यान रखेंगे। जैसे जो बिहार स्टेट है वो सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर पाया गया है अंडर दिस इंडेक्स, और जो सबसे जो केरला है वो सबसे कम मल्टी डायमेंशनली पुअर पाया गया है। तो बिहार एंड केरला का डेटा ध्यान में रखेंगे। साथ में अगर हम मैलनरिश्ड पीपल की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन है, बिहार, अगेन हाईएस्ट नंबर ऑफ मैलनरिश्ड पीपल।
तो बिहार पॉवर्टी लेवल में भी सबसे ऊपर पे है और मैलनरिश्ड पॉपुलेशन में भी सबसे ऊपर है। तो हल्का सा डेटा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है ना, नॉर्थ के जो हमारे स्टेट्स हैं, साउथ के जो स्टेट्स हैं, इनमें इतना डिफरेंस क्यों है। तो आपके पास एक स्टेटमेंट होगी कि हाँ, आपका जो नेशनल एमपीआई है वो भी ये बोलता है कि जो बिहार है, यूपी है, वो ज़्यादा पुअर स्टेट्स हैं एज कम्पेयर टू सदर्न स्टेट्स। तो आप डेटा को यूज़ कर सकते हैं इन डिफरेंट आंसर्स। एक तो ये डेटा हम ध्यान में रखेंगे, साथ में डिफरेंट सिग्निफिकेंस क्या है इंडेक्स की। हमने इंडेक्स तो निकाल दिया, बट अब इसका फ़ायदा क्या है, हमने क्यों इतना ज़्यादा इस पर दिमाग लगाया है, इतना ज़्यादा खर्चा किया है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हम लोग एक पब्लिक पॉलिसी जो बनाते हैं कि इंडिया में किस चीज़ की कमी है लोगों के पास, और उसको ही पूरा करने के लिए हमें उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो ये हमें पता लग गया, तो इसके रिगार्डिंग हम पॉलिसीज़ बना सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन मेकिंग द पब्लिक पॉलिसी। दिस प्रेजेंट द ओवरऑल पिक्चर ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री, कि ओवरऑल पिक्चर है कि कौन सा पर्सन हाउसिंग के रिगार्डिंग पुअर है, सैनिटेशन के रिगार्डिंग पुअर है, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग पुअर है। तो एक बस डेटा आ जाता है जो बताता है कि हमारी कंट्री जो है वो एक्चुअली पुअर है भी या नहीं है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ें बता देता है ये। साथ में जितने भी हम लोग अगर इन पूरे के पूरे पैरामीटर्स में अपनी प्रोग्रेस को देख पाएँ, मेजर कर पाएँ, तो अल्टीमेटली जो SDG गोल 1 है, जिसमें हम लोग पॉवर्टी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, ज़ीरो हंगर को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, ज़ीरो हंगर को अचीव करने की बात कर रहे हैं, तो वो हम लोग कहीं ना कहीं मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ये टूल है टू मेजर दी प्रोग्रेस कि हम लोगों ने कितनी करी है इन अचीविंग दी SDG गोल 1, है ना। तो काफ़ी सारी इसकी सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा जो खर्चा किया है वो क्यों किया है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में आप लोग ये तो देख ही लेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर पर कितने ज़्यादा जो लोग हैं वो ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं। जैसे अगर हम बात करें ना, इंपॉर्टेंट आपके लिए एक तो ये है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुकिंग फ्यूल, कि अभी तक जो है 58.5 लोगों के पास जो गैस है, गैस चूल्हा है, वो मतलब वो अवेलेबल नहीं है। तो ये एक इतनी ज़्यादा इतना डेटा ऐसा है कि हम लोगों ने उज्ज्वला योजना चलाई है जहाँ पर हम लोगों ने पुअर फैमिलीज़ को फ्री में LPG सिलेंडर्स दिए थे। उस स्कीम के इम्प्लीमेंट होने के बावजूद भी अराउंड 58.5 लोगों के पास जो है गैस चूल्हा नहीं है। तो ये भी एक डेटा है जो कि बताता है कि इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ इज़ काइंड ऑफ वीक। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं डेटा को। साथ में 52% है आपका सैनिटेशन, कि कई सारे लोग जो है कई ऐसे शहरों में रहते हैं, कई ऐसे गाँव में रहते हैं कि उनके जो आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा दूषित है, पोल्यूटेड है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे सॉइल पोल्यूशन हो। तो सैनिटेशन जो है वो बेसिकली ज़्यादा नहीं है आपके आसपास के एरिया में, जो कि डिजीज़ होने का रीज़न बनती है ना। तो ये डेटा हल्का सा आप ध्यान में रख लेना कि भाई हाँ। और 45.6 वाला हाउसिंग, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी भी जो है पक्का हाउस नहीं है। तो अराउंड 50% अराउंड पॉपुलेशन हमारी ऐसी है ना। तो ये कुछ डेटा है जो कि अगर ज़्यादा अमाउंट में लोग डिप्राइव्ड हैं तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है इसमें ये वाला ध्यान रख लेना आप, कुकिंग फ्यूल वाले, सैनिटेशन वाले, हाउसिंग वाले एंड अल्टीमेटली न्यूट्रिशन वाले। ये 4 याद कर लेना, बाकी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। तो ये 4 तो हम कर लेंगे, बाकी हम देख लेंगे कि हमारा जो टाइम है वो कितना ज़्यादा बचा हुआ है पेपर में। अगर थोड़ा सा बचा हुआ पेपर में टाइम तो याद कर लेना, अदरवाइज देर आर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू फोकस ओवर, तो वो अपने हिसाब से आप देख लेना। चलो नेक्स्ट है अपना टॉपिक विमेन रिलेटेड डेटा अकॉर्डिंग टू NFHS 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। हमने डिस्कस किया था कि पहले 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, 5th ये फेज़ है। इसका भी जो सेकंड फेज़ है वो हम लोग अभी रिसेंटली रिलीज़ किया है। इसका जो अर्लियर फेज़ था NFHS 5 का, वो पिछले साल इन्हीं दिनों में कहीं ना कहीं रिलीज़ किया गया था, है ना। तो एक तो ये चीज़, और ये रिलीज़ करता कौन है ये हम देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको इम्प्लीमेंट करता है। इसने इसके लिए एक बॉडी है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर
पॉपुलेशन साइंसेज, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, उसको नोडल एजेंसी बनाया हुआ है कि ये सर्वे को आपने देखना है, कोऑर्डिनेट करना है, सुपरवाइज करना है और अल्टीमेटली इस डेटा को हमें लोगों तक पहुंचाना है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच अथॉरिटी इज द नोडल एजेंसी, तो वो मिनिस्ट्री नहीं होगी, वो कौन होगा? IIPS होगा। बट येस, दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये हम सर्वे निकालते क्यों हैं? बिकॉज इससे क्या है, हमें काफ़ी ज़्यादा जो सैम्पल्स हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं और अल्टीमेटली ये देखते हैं कि इंडिया में कितना ज़्यादा जो फर्टिलिटी रेट है वो है, कितना ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है ना, साथ में कितनी ज़्यादा जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ किस तरीके से है, प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग, जो पॉपुलेशन पॉलिसीज़ हैं वो कितने अच्छे तरीके से हमने लागू करी हैं, आपका अनीमिया, यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम इस सर्वे में ध्यान रखते हैं। और साथ में हम क्या करते हैं, इसके जो NFHS के जो गोल्स हैं वो अलग अलग हैं। जैसे क्या होता है ना कि सर्वे है बेसिकली कोई भी, एक तो आप ये देखते हैं कि सर्वे के बाद कि कौन कौन से डेटाज आपके पास अवेलेबल हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है इन मेकिंग पॉलिसीज़, और साथ में चीज़ें हैं जो इश्यूज़ हैं कि ऐसे क्या चीज़ें हैं कि आपकी जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई जो कि आपने पहले निकाली थी। तो दोनों ही पैरामीटर पर ये जो रिपोर्ट है वो काम करती है। NFHS का जो सर्वे है वो काम करता है, जिसमें हम देख लेते हैं कि जो डेटा है वो भी ये प्रोवाइड करता है और साथ में जो इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी जो है ये बताता है कि आपको इसके ऊपर काम भी करना है, बिकॉज पुरानी जो स्कीम है वो आप ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, है ना। तो ये सर्वे के बारे में हल्का सा आपको पता होना चाहिए कि NFHS सर्वे क्या प्रोवाइड करता है, किस तरीके का डेटा प्रोवाइड करता है, डेटा के अलावा और क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। साथ में ये डेटा का पूरा ना एक क्रक्स है, इतना डेटा आपको याद नहीं रहेगा, आई नो, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम ये देखेंगे इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसमें देखेंगे कि क्या सिचुएशन इंप्रूव हुई है या सिचुएशन डाउनग्रेड हुई है। तो हम वैसे ध्यान रखेंगे, परसेंटेज हम नहीं ध्यान रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इनमें बताया गया है कि जो विमेन हैं जिनकी अभी एज 20 to 24 है, जब उनसे पूछा गया कि उनकी शादी कौन से साल में हुई थी, उनकी कितनी एज थी, तो ये अब निकल कर सामने आया है कि ये इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि वैसी विमेन जो कि 18 से पहले जिनकी शादी हो गई थी, पहले वो 27% थी, अब वो 23% है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू NFHS जो चाइल्ड मैरिजेज हैं वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गई हैं। तो ये ध्यान रख लिया। 27-23 हम नहीं भी ध्यान रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट डिक्लाइन हुई है ये हमें पता है। सेकेंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल इम्प्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, प्योर ड्रिंकिंग वाटर जो सोर्सेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में। अगर हम 3-4 स्टेट्स को छोड़ दें, मणिपुर, मेघालय, आसाम या झारखंड, अगर हम नहीं भी याद रखते इनके नाम कोई दिक्कत नहीं है, आप ये लिख सकते हैं कि इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स मैक्सिमम 90% ऑफ द पॉपुलेशन नाउ हैव द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, है ना। तो ये भी एक अच्छा ट्रेंड है जो कि हम लोगों ने देखा है। तो ये भी अच्छी चीज़ है। डेटा कैसा भी रहे कि भाई कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखी गई है या नहीं देखी गई है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नेशनल न्यूज़ के हिसाब से। अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप थोड़ा सा देख लेना, अदरवाइज नेशनली UPSC के लिए ज़रूरत नहीं है। चाइल्ड मैरिज डिक्लाइन हुई है, वाटर रिसोर्सेज जो हैं लोगों तक पहुँचे हैं। अनीमिया ऑन द अदर हैंड, अनीमिया जो है अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। जो अनीमिया 53% था इन 2015-16, अब वो बढ़कर हो गया है अराउंड 57%। और सेम चीज़ है मेन के लिए भी, ये तो फीमेल का डेटा है। 53% से 57% अनीमिया बढ़ गया है। मेन में भी ये बढ़ गया है फ्रॉम 23% टू 25%। तो अगर आपको डेटा नहीं भी ध्यान रखना, आप ध्यान रखेंगे कि अनीमिया के लिए इतनी सारी स्कीम्स चलाने के बावजूद भी अभी भी अनीमिया रैम्पेंटली जो है इंडिया में प्रेजेंट है। तो इस पर और फोकस करने की ज़रूरत है सरकार की तरफ से भी और कम्युनिटी की तरफ से भी। एक तो ये चीज़। नेक्स्ट है फिर आपका विमेन हु ओन हाउसेस। ऐसी विमेन जो हैं उनके जिनके नाम पर घर है, उनका भी जो अमाउंट है, जो नंबर है वो डिक्रीज हुआ है इन लास्ट 5 years।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विमेन जो एम्पावरमेंट का हम इशू क्रिएट करते रहते हैं, इशू को हम डिस्कस करते रहते हैं, उसमें आप चीज़ लिख सकते हो कि इंडिया में अभी रिसेंटली पिछले सालों में ऐसी विमेन के नंबर जिनके नाम पर घर है वो डिक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस एरिया में भी सरकार की तरफ से या कम्युनिटी की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से काम करने की ज़रूरत है। विमेन हु हैव बैंक अकाउंट, ये इंक्रीज हुआ है। That means more women are basically financially included in the different kind of services. That's a very good trend. That's an important achievement. Access to internet. ये जो डेटा है एक्सेस टू इंटरनेट वाला, ये पहले नहीं रिलीज किया जाता था बट अभी रिलीज किया जाता है। तो ये भी एक अच्छे ट्रेंड पर है कि मोर विमेन आर नाउ हैविंग इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो अगर हम डिजिटाइज्ड सिनेरियो में देखें तो विमेन आर बेसिकली ग्रोइंग, आर एम्पावरिंग, ये हम ध्यान रखेंगे। पार्टिसिपेशन इन द हाउसहोल्ड डिसीजन मेकिंग, कि जितने भी डिसीजन हाउस होल्ड में लिए जाते हैं कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कौन सी चीज़ खरीदनी है, ये सब चीज़ों में डिसीजन बनाने के लिए विमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ी है। तो ये भी एक अच्छा ट्रेंड है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, पिछले 5 सालों में ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि हमने सोचा नहीं था ऑन हेल्थ हम कर देंगे, बट वो हो गया बिकॉज सरकार की तरफ से ना तो सहायता मिली और हमारी जो सेविंग्स हैं वो भी सारी चली गई। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कम होने की वजह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसमें भी कमी आई है, जैसे हमने पहले न्यूज़ में किया था वैसे ही इसमें भी हम करेंगे कि यस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ डिक्रीज हुआ है अकॉर्डिंग टू NHA का डेटा भी और अकॉर्डिंग टू NFHS का डेटा भी। तो दोनों सिमिलर हैं, ध्यान रखने में आसानी रहेगी। बट यस, देयर इज राइज इन ओबेसिटी, जो मोटापा है चाहे विमेन है चाहे मेन है उनमें इंक्रीज हुआ है ना। दैट मे बी ड्यू टू मोर प्रोलिफरेशन ऑफ द जंक फूड्स और द स्ट्रेस और एनीथिंग, मतलब कई सारे रीजंस हो सकते हैं, बट यस ओबेसिटी बढ़ी तो है। चलो, तो इसमें हम लोगों ने देख लिया कि बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जो कि अच्छी लाइन पर जा रहे हैं। कुछ हैं जैसे एनीमिया इंक्रीज हो गया है, ओबेसिटी इंक्रीज हो गई है, विमेन जो कि जिनके नाम पर घर है उनका नंबर डिक्रीज हो गया। ये 3 तो हैं थोड़े से डिप्रेसिंग से डेटा। लेकिन जो और हैं जैसे कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो गया है और जो विमेन है उनके पास जो बैंक अकाउंट्स है उनका नंबर बढ़ा है, साथ में एक्सेसिबिलिटी टू इंटरनेट भी इंक्रीज हुई है, जो चाइल्ड मैरिजेस हैं वो भी कम हुई हैं, ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज भी अवेलेबल करवाए गए हैं। तो ये अच्छे थोड़े से एनकरेजिंग और मोटिवेटिंग वाला ट्रेंड है। तो आप इस तरीके से उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, डेटाज को। तो इसके बाद हम देखेंगे कि देयर आर 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस इन डिटेल्स द की कंसर्न्स एसोसिएटेड विद ART बिल, ऑल्सो सजेस्ट वे फॉरवर्ड। तो ये आपने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है और हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इसको, तो आपने बेसिकली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इसका आंसर लिखना है हमें, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। नेक्स्ट है MPI, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू असेस डेप्रीवेशन इज क्रिटिकल टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड अचीव SDG डिस्कस। कि अगर आपने SDG अचीव करने हैं या पॉवर्टी को रोकना है, कम करना है, तो इसके लिए आपको जो अप्रोच है दैट शुड बी मल्टी डायमेंशनल अडॉप्ट करनी पड़ेगी। जो पहली इकोनॉमिक अप्रोच है पैसे वाली, सिर्फ मॉनेटरी वाली, वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है। तो ये आपने बताना है कि सक्सेसफुल क्यों है, पहले वाली अनसक्सेसफुल क्यों रहेगी, एंड व्हाट आर दी अदर पैरामीटर्स जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं इन मेजरिंग दी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो ये भी आप अटेम्प्ट करेंगे, इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हमारे टॉपिक्स थे सोशल इश्यूज वाले, करंट अफेयर्स के। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, परेशानी है, तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। बाकी आपके लिए होमवर्क यही है कि आप ये 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, इसको हम चेक करेंगे। आप मेल कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, जैसा आपका दिल करे, ठीक है। तो फिर अगले हफ्ते मिलेंगे विद मोर करंट अफेयर्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड डू दी होमवर्क। थैंक यू सो मच।